तो आज का हमारा जो सेशन होगा ये डीबीटी के अंदर ही जो चौथा स्किल्स है, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, इसी के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। हम पिछले सेशन में इसी चैप्टर के ऊपर हमने जो बात किया था वो था अपना हाउ टू बी असर्टिव, हम कैसे असर्टिव हैं। और हमने ये भी देखा कि तीन तरीके के लोग होते हैं, तीन तरीके से कैटेगराइज करा हुआ है इस किताब के अंदर। और इनफैक्ट असर्टिवनेस स्किल के अंदर तीन तरीके के लोगों के बारे में बात की गई है। एक पैसिव, दूसरा अग्रेसिव, और जो बीच के लोग हैं उनको हम सब लोग असर्टिव कैटेगरी के लोग के रूप में जानते हैं। तो पैसिव, जैसा कि हमने सेशन में देखा कि 99% लोग आज के डेट में असर्टिव, मेरा मतलब पैसिव हैं। वो फॉलो करते हैं, किसी को फॉलो करना शुरू कर देंगे, अपना वो राय कभी नहीं रखते, अपना ओपिनियन कभी नहीं रखते, जहां कहीं कोई क्रिटिसाइज करेगा उसके पीछे लग जाएंगे। तो इस तरीके के कैटेगरी के लोग को पैसिव कैटेगरी में रखा गया है। असर्टिव वो लोग हैं जिनके अपने राय हैं, अपने विचार हैं, अपने अपने जो डेस्टिनेशन है, अपना जो रास्ता है वो खुद तय करते हैं। और जब ये सब करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि जो हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, उन सबको रेस्पेक्ट करें, उन सबको साथ लेके चले। तो इस तरीके के लोग असर्टिव हैं। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा कि हम कैसे असर्टिव हो सकते हैं। इसी के अंदर एक और चीज हमने सीखा कि हाउ टू से नो, क्योंकि आज के डेट में हम देखते हैं कि कई बार हम चीज़ों को करना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ जी, जी जी, ये भी कर देंगे जी, वो भी कर देंगे जी। बट अल्टीमेटली क्या होता है, जब रिजल्ट आता है तो पता लगता है कि हम वो एक्चुअली करना नहीं चाहते थे और इस वजह से काम खराब हो गया। तो ये भी हमने देखा कि हाउ टू से नो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है अगर आप असर्टिव होना चाहते हैं। आज के डेट में हम आज के सेशन में जो हम देखेंगे वो है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि किसी भी रिलेशन में, किसी भी रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है। कॉन्फ्लिक्ट के बगैर हो नहीं सकता, काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। सो इट्स ए इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ एनी रिलेशनशिप, चाहे दो लोग का हो चाहे दो ग्रुप का हो, कॉन्फ्लिक्ट होगा, जरूर होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि हम कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, कैसे कॉन्फ्लिक्ट को के ऊपर हम ओवरकम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये स्किल हमें सीखना जरूरी है। और डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी ये स्किल को सिखाता है। इस बुक के अंदर कई ऐसे एक्सरसाइज हैं, कई ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसको हम अप्लाई करके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आज के सेशन में जो पीपीटी है उसको मैं शेयर करूंगा, आप सब लोग कंफर्म करेंगे अगर पीपीटी दिख रहा होगा। जी, ओके, थैंक यू। ओके, तो कॉन्फ्लिक्ट सबसे पहला जो वो है, हम जान लेते हैं कि व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट के जो डिक्शनरी मीनिंग दिए गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट इज टू कम इनटू कोलिजन और डिसएग्रीमेंट, बी कॉन्ट्राडिक्टरी और इन ऑपोजिशन, clash, to fight, to do battle, struggle, controversy, quarrel, conflict between parties, discord of action, feeling or effect, antagonism और opposition। ये कॉन्फ्लिक्ट के डिक्शनरी मीनिंग है जिसमें कि हम सब सहमत हैं। बट व्हाट इज एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट? सो कॉन्फ्लिक्ट इज ए नॉर्मल, एक्सेप्टेड, एक्सपेक्टेड, inescapable part of life. Everyone faces conflict in their lives on a daily basis. ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब हमारे सामने कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। हाँ, उसके इंटेंसिटी ऊपर नीचे हो सकता है, इंटेंसिटी में वेरिएंस हो सकता है, बट कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। A conflict is a periodic occurrence in any relationship.
कॉन्फ्लिक्ट एंड अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड अपोजिंग प्रेफरेंस एंड वैल्यूज। अच्छा, इसके ये इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव लाइन लिखा हुआ है कि कॉन्फ्लिक्ट इज द अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड अपोजिंग प्रेफरेंस। जैसे अभी मेरे को अभी कॉन्फ्लिक्ट मान लेते हैं किसी बात पे कांतिलाल जी के साथ हो जाता है, तो हमारे पास एक क्या, हम अगर पॉजिटिव साइड देखें तो मेरे पास एक ये है कि मैं कांतिलाल भाई जी का भी जो उनका जो नजरिया है, उनका जो सोचने समझने का ढंग है, करने का ढंग है, उस आइडियाज को मैं समझ पाऊंगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में। अगर दो लोगों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हम कैसे सामने वाले को समझ पाएं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का पॉजिटिव पार्ट है। अच्छा, रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के क्या रीजन हो सकते हैं? कई रीजन हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट के। सो देर आर वेरियस रीजंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पर्सन। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं ना, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा मैं बात कर देता हूं, जो कि इस प्रेजेंटेशन में कहीं नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरीके से ही बताता हूं। कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली देखेंगे क्या होता है ना, कि एक तो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि मेरा कॉन्फ्लिक्ट मेरे से ही चल रहा है। क्या हो सकता है वो, कि मुझे एक जगह जाना है, जाऊं या ना जाऊं, बारिश हो रही है, बहुत तेज धूप है, बहुत ठंड है, जाऊं या ना जाऊं, ये एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसको कि इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। दूसरा इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब जब दो लोग होंगे, दो लोगों का आइडियाज होगा, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तीसरा क्या होता है, इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा। जैसे हम अभी एक डीबीटी के ग्रुप 1 है, इसके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट किसी न किसी इशू पे हो सकता है। और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट विद इन द ग्रुप, दो ग्रुप के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तो कॉन्फ्लिक्ट के भी चार तरीके हैं, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल इन ग्रुप एंड इंट्रापर्सनल इन ग्रुप। ये चार तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हैं। तो रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो है बताया गया है, उसके रीजंस क्या हो सकते हैं। वैसे तो कई रीजंस हैं, बट तीन इंपॉर्टेंट रीजंस को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, एंड दोज आर इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ गोल्स। अगर दो लोग हैं, वाइफ हस्बैंड हैं, उनके जो लाइफ के गोल होंगे, अगर उसमें कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो कॉन्फ्लिक्ट स्वाभाविक है। किसी भी वाइफ हस्बैंड के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसके अंदर अगर हर किसी का अपना अपना गोल होता है, जो कि स्वाभाविक है, उसमें कंपैटिबिलिटी नहीं है। किसी को हॉलीडे में अगर जाना है गोवा, कोई कहता नहीं मेरे को तो शिमला जाना है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो कॉम्पैटिबिलिटी की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। दूसरा, इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझिए इस चीज को, क्योंकि आप किसी भी चीज को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, आप अपने तरीके से करेंगे, मैं अपने तरीके से करूंगा, और आप चाहेंगे कि जो मैंने इंटरप्रेट किया आप उसको मान लें। मैं चाहूंगा कि आपने जो इंटरप्रेट किया है मैं उसको मान लूं। तो किसी भी चीज को इंटरप्रेट करके उसके फैक्ट के बारे में हम जो बताएंगे वो जरूरी नहीं है कि सामने वाला मान जाए, सामने वाला जो बताएगा जरूरी नहीं है कि हम उसको मान जाए। तो ये भी एक रीजन होता है कॉन्फ्लिक्ट के। तीसरा जो होता है ओवर एक्सपेक्टेशंस। अगर फादर का एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बच्चा 100% स्कोर करे, 99% स्कोर करे, बच्चा स्कोर नहीं कर पाता, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बच्चा बोलेगा कि पापा मैंने तो बहुत ट्राई किया है, मैंने तो काफी मेहनत किया है, बट पिताजी कहेंगे लेकिन कि उससे क्या हुआ, आपने तो 99% स्कोर नहीं किया ना। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट रीजंस है कॉन्फ्लिक्ट्स के। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट को जब हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारा जो अप्रोच होता है, वो अप्रोच हमें ये देखना है कि हमारा अप्रोच कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है।
क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट को हम हमेशा रिजॉल्व करते ही रहते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी बारिश हो रही है, मेरे को बाहर निकलना है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली छतरी लेकर के बाहर निकल जाते हैं। तो एक कॉन्फ्लिक्ट, एक सिचुएशन आया जिसमें एक कॉन्फ्लिक्ट था, मैंने उसको रिजॉल्व कर लिया। तो मेरा उस टाइम जो अप्रोच था वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच था। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में क्या होता है ना कि डिसएग्रीमेंट अबाउट आइडियाज एंड अप्रोचेस, जब हमारा जो आइडिया जब होता है, जब हमारा अप्रोच कंस्ट्रक्टिव रहेगा ना, तो डिसएग्रीमेंट होने के बावजूद भी हम उसको उसके आइडियाज को रेस्पेक्ट करते हैं। बट जब हम डिस्ट्रक्टिव अप्रोच होगा हमारा, तो हम एक तो उसके नजरिए से हमारा डिसएग्रीमेंट होगा कि नहीं आप सही नहीं कह रहे हो, और फिर उसके पर्सनालिटी, कैरेक्टर इत्यादि इत्यादि के ऊपर हम चले जाते हैं। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में हमारा इशू बेस्ड फोकस्ड होता है, यानी कि हम प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देते हैं, पर्सन के ऊपर ध्यान नहीं देते। बट हम जब डिस्ट्रक्टिव अप्रोच जब अपनाते हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने में, तो हम इंडिविजुअल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यार वो तो ऑफिसर बहुत खराब है, वो तो बात ही नहीं सुनता, इस तरीके का हम पर्सनल उसके बारे में कुछ ना कुछ एलिगेशन लगा करके पर्सनल अटैक करने लग जाते हैं। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में रिस्पेक्ट डिफरेंसेस, ट्राई टू रिजॉल्व विदाउट हर्टिंग पर्सनल सेंटीमेंट। हम जब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हम हर किसी सामने वाले के जो सेंटिमेंट्स हैं, उसके रिस्पेक्ट, रिगार्ड है, उसका ध्यान रखते हैं। बट जब डिस्ट्रक्टिव होगा तो हम उसके पर्सनल कैरेक्टर के ऊपर लगातार हमला करते रहते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। इसी तरीके से कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में इंश्योर ग्रुप परफॉर्मेंस एंड कोहेजन, हम हमेशा अपने ग्रुप के लोगों का ख्याल रखेंगे। जब हम कंस्ट्रक्टिव हैं तो ग्रुप में जो परफॉर्मेंस है, जो उनकी एकता बनी हुई होती है, हम उसका ध्यान रखते हैं। लेकिन जब हम डिस्ट्रक्शन मोड में रहते हैं ना, तो हम उसके प्रोग्रेस और कोहेजन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, ग्रुप के लोग जहां मर्जी जाएं। तो ये दो अलग अलग अप्रोचेज हैं। अच्छा, कब जब हम रिजॉल्व करते हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट को, तो हमें क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, इसका भी बहुत हमें ध्यान रखना होता है। तो ये दो अलग अलग तरीके से मैंने लिखा हुआ है। नॉट टू से, क्या हमें नहीं कहना चाहिए जब हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए बैठते हैं। तो व्हाट नॉट टू से इज, आई एम राइट बट यू आर रॉन्ग। अगर हम इस अप्रोच के साथ बैठ जाते हैं कि भाई आई एम राइट, वॉट एवर आई एम सेइंग इज करेक्ट एंड यू आर रॉन्ग, आपको बिल्कुल पता नहीं है, तो ये हमें नहीं कहना है। What you say is true, but ऐसे भी नहीं बोलना है, बट हमें लगाना ही नहीं होता। हमें क्या कहना है, what you say is true and, है ना, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, इसके अलावा ये भी एक आइडिया है, ऐसे बोलते हैं। थर्ड क्या है, आई शुड विन इन दिस बट यू शुड लूज, ये नहीं होना चाहिए। क्या अप्रोच होना चाहिए, लेट्स हैव ए विन विन सिचुएशन, आप भी जीत जाओ, मैं भी जीत जाऊं, आपको भी अच्छा लगे, मेरे को भी अच्छा लगे, ये अप्रोच होना चाहिए। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस, ये कभी नहीं होना चाहिए, बल्कि आई ओ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी ये मेरी जवाबदेही है, जी ये मेरी वजह से हुआ। देखो ये सब करेंगे ना तो एक चीजें एक्सपैंड हो जाती हैं, फिर भी लगेगा कि हाँ अभी चीजें खुली हुई हैं, बट जैसे ही आप बोलेंगे यू आर रिस्पॉन्सिबल, तो लगता है डोर क्लोज्ड, अब आगे बात हो ही नहीं सकती है, देयर इज नो स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन। यू शुड अपोलोजाइज, इसके उलट क्या, आई एम सॉरी इफ आई हैव हर्ट यू और मेड दिस मिस्टेक। यू नेवर लिसन, ये कभी नहीं कहना चाहिए, आई एम लिसनिंग। यू ऑलवेज डू दैट, यू ऑलवेज डू दिस, इस तरीके का अप्रोच, इस तरीके का वर्डिंग कभी नहीं होना चाहिए। आई प्रॉमिस नॉट टू रिपीट, अगर हमने कुछ गलती कर दिया तो इस तरीके से हमें बोल करके आगे बढ़ना है। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अगर स्केलेट करना है, अगर प्रॉब्लम को, क्योंकि कई लोग क्या कहता है, ध्यान नहीं रखता चीजों को, स्केलेट करना चाहता है, मतलब जिस लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट है उस लेवल से और ऊपर वाले लेवल पे ले जाना है और सारे दुनिया को बताना है,
तो उस केस में लोग बाग एस्केलेट कर देते हैं। उसमें क्या करते हैं वो लोग, दे शो एंगर, थ्रेटन, हिटिंग, थ्रो थिंग, शाउटिंग, येलिंग, यूजिंग अब्यूजिव वर्ड्स, ये सारे जितने भी चीजें हैं ना, ये सब जब आप करते हैं तो इसका मतलब आप चीजों को एस्केलेट करना चाह रहे हैं, आप रिजॉल्व करने के मूड में नहीं है। अगर आप रिजॉल्व करने के मूड में है तो आप चाहेंगे कि एलिमिनेट करना है इसे, हमें इस प्रॉब्लम को खत्म करना है। फॉर दैट व्हाट यू डू, बीइंग calm and collected, keeping anger in control, avoiding personal attack, agreeing to the extent possible, being flexible and willing to change and compromise, इस एटीट्यूड के साथ हमें बैठना होता है। एस्केलेट करेंगे तो क्या करेंगे, रिफ्यूजिंग टू चेंज और कॉम्प्रोमाइज, रिफ्यूजिंग टू डिस्कस एंड अराइव अ सॉल्यूशन, प्रोटेस्टिंग, वॉकिंग आउट, ये सब जो बिहेवियर होते हैं ना, ये सारे इंडिकेट करता है कि यू आर इंटरेस्टेड इन एस्केलेटिंग द कॉन्फ्लिक्ट। बट व्हेन यू आर देयर टू एलिमिनेट एनी कॉन्फ्लिक्ट, आपका क्या होगा, लुकिंग फॉर विन विन सॉल्यूशन, परसिस्टिंग पेशेंसली टिल द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जो कि हम सब अवेयर हैं, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। नंबर 1 इज निगोशिएशन। अगर कोई सामने कॉन्फ्लिक्ट आ गया दो लोगों के बीच में और वो रियल इशू है, रियल प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला जो होगा कि आप निगोशिएट करने का कोशिश करें, बातचीत करें। टू इंडिविजुअल सिट डाउन एंड वर्क आउट और वर्कआउट है रिजोल्यूशन टुगेदर। क्योंकि कभी भी जब दो लोगों के बीच कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो यही 2 लोग सॉल्व कर सकते हैं, तीसरा कभी नहीं कर सकता। तीसरा जब आता है ना, तब भी जब 2 लोग अग्री करते हैं तभी तीसरे का बात मानते हैं। तो कैपेसिटी आप ही दोनों के अंदर है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का। मेडिएशन दूसरा जो इंपॉर्टेंट है लेवल, मेडिएशन। अगर 2 लोग किसी वजह से अपना नहीं कर पा रहे हैं तो हम मेडिएशन की तरफ देखते हैं कि थर्ड पर्सन असिस्ट इंडिविजुअल इन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। तीसरे बंदे को हम बुलाते हैं और फिर वो तीसरा बंदा हम दोनों को परसुएव करेगा कि आप इस चीज पर अग्री हो जाइए। तो मेडिएशन भी एक तरीका है रिजॉल्व करने का। तीसरा होता है आर्बिटरेशन। आर्बिटरेशन इज नथिंग बट दी जो लॉज होते हैं, लीगल थिंग्स होते हैं ना, जब 2 लोग आपस में नहीं रिजॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर मामला कोर्ट, वकील और वगैरह इत्यादि इत्यादि चीजों के पास जाता है, तो उसको आर्बिट्रेशन बोलते हैं। तो ये 3 लेवल्स हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के। कोर्ट्स क्या है इंपॉर्टेंट, जो काफी सुना जाता है, नो लाइफ इज लिव्ड विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, एवरी रिलेशनशिप विल फेस कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन एट सम पॉइंट और अदर, when we are able to resolve internal and interpersonal conflict using win-win problem solving, it strengthen the relationship, when we don't it destroy। अगर विन विन वाला अप्रोच नहीं है तो हम रिलेशनशिप को मजबूत कर पाएंगे, अदरवाइज ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पीस कम्स नॉट फ्रॉम द absence ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बट फ्रॉम एबिलिटी टू कोप अप विथ इट। बाहर के माहौल में हर मोमेंट कॉन्फ्लिक्ट है, अगर आपके पास ये एबिलिटी है कि हाउ टू कोप अप, देन आप पीस को अक्वायर कर पाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस के जो प्रोसेस हैं और जो स्किल्स हैं, इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। जो स्टेप्स हैं, बेसिकली ये स्टेप्स हैं कि कैसे आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे। तो नंबर 1 इज चूजिंग ए कंडीसिव एनवायरनमेंट। जब आप देख रहे हैं कि किसी लोगों के बीच, 2 लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे आप रियलाइज कर रहे हैं कि मेरा कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस जगह से हट जाएंगे जहां पर भी ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और हम बोलेंगे चलते हैं किसी बाहर के जगह पे बैठते हैं, किसी कैफेटेरिया में बैठते हैं, किसी कॉफी प्लेस पे बैठ के फिर बात करते हैं। मतलब आपको एक एनवायरनमेंट कंड्यूसिव बनाना पड़ेगा, शांत माहौल में आना पड़ेगा। देन ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि हम चीजों को एनालाइज करते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ, किसने क्या कहा, उसने कहा तो फिर किसने क्या कहा, क्या काउंटर आर्गुमेंट है, ये सब चीजें ब्रेनस्टॉर्मिंग में आती हैं।
फिर हम पता लगाते हैं गेटिंग द फैक्ट्स, थर्ड जो स्टेप है फैक्ट्स पता लगाएं कि क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या आप चाहते हैं, ये फैक्ट्स का पता लगाते हैं। फिर फोर्थ है एक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आप एक्टिव होकर के सुने सामने वाले को। एक्टिव होकर के मतलब आप अपने पूरे 5 सेंसेस प्रेजेंट मोमेंट में रह करके सुनिए उसे क्या कह रहा है। पांचवा है फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम नॉट द पर्सन। हम कई बार ना, ज्यादातर बार उस इंसान के ऊपर फोकस करते हैं, प्रॉब्लम के ऊपर नहीं करते। हम उस इंसान के बारे में ही सोचने लग जाते हैं, ये तो हमेशा से ऐसे ही है, इसने पिछले बार भी मेरे साथ ऐसा किया। तो ये सब चीजें अगर होंगी तो हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है, हमें प्रॉब्लम के ऊपर हमें बात करना है। डिफ्यूजिंग मैनेजिंग एंगर। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में एंगर स्वाभाविक है, तो उसको हमें मैनेज करना है, डिफ्यूज करना है। ये सब स्किल्स हैं। ये स्किल्स आपको और मुझे आना चाहिए कि हम किसी भी एंगर को कैसे डिफ्यूज कर सकें। अवॉइडिंग कम्युनिकेशन ब्लॉकर्स। कम्युनिकेशन ब्लॉकर्स जो होते हैं, जैसे मैंने पीछे अभी स्लाइड में बात कर रहा था कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू शुड अपोलोजाइज, ये सब कम्युनिकेशन को ब्लॉक करते हैं। तो इन सब वर्ड्स को हमें अवॉइड करना है। एम्पैथी स्किल, एम्फेथाइज हमें होना है, एम्पैथी हमें दिखाना है। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, द साइकोलॉजिकल रिजल्ट ऑफ परसेप्शन एंड लर्निंग एंड रीजनिंग। हमें उस सिचुएशन में जो हमारा जो थॉट प्रोसेस चल रहा था, जो हमारा बिलीफ था, जिस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट आया, उसमें हमें क्या करना है, उसके हमें रीफ्रेम करना है। रीफ्रेमिंग उस जगह पे करना है। निगोशिएटिंग आउटकम। आउटकम जो हमारे लिए एक्सपेक्टेड है उसके ऊपर हम थोड़ा बात करें। चूजिंग ए सोल्यूशन दैट वर्क्स फॉर एवरीबॉडी, यानी कि हमें विन विन सिचुएशन वाले स्टेज पे आना है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल को कौन पढ़ेगा मेरे लिए, उसके बाद मैं हिंदी में समझाऊंगा। भाई जी ये पहला जो है सन डैड वाला हाँ एग्जांपल हाँ हाँ, पूरा जो ही है, सन, पूरा एक ही हाँ, एग्जांपल है। तो आप इसे पढ़िए। ठीक है। एक ना, ये बेसिकली सन, एक लाइफ सिचुएशन दिया गया, फादर और सन के बीच में जब एक कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, तो ये मैंने एक सिचुएशन दिया है। फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके ऊपर बात करेंगे। तो आप इसे जरा पढ़िए, मैं भी सुन रहा हूँ। ठीक है। सन, सन says means that you promised me to take me to a foreign trip. Father, yes, I did. If you get 10 point CPI. Son, but I have got 9.6. That's close enough. Father, but it doesn't make it so kid. Sorry, but it doesn't make it 10 kid. Son, you are so mean, Dad. Father, so mean to a loser. Look at Aditya. He threw out. Son, but his dad loves him always and supports him. Love only your daughter. Sorry, बीच में छूट गया मुझसे, ओ ऊपर का भी छूट गया सर, मैंने हाँ नहीं, कोई थोड़ा बात नहीं। जूम कर लिया। Father, so mean to a loser. Look at Aditya. He has scored 10 points throughout. Son, but his dad loves him always and supports him. You hate me, Dad. You love only your daughter, not me. Father, that's unfair. After all I have done for you, I used all my savings to pay the fee for your college. You ungrateful dog. In his anger, he slaps him. Acha. Son cries, you will never understand me, Dad. Never. I hate you. I am leaving home right now. As the mother to the son, how would you stop him and make both the father and son understand each other? As a mother to the son. थैंक यू सो मच यश भाई, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको नरेट किया। तो ये एक स्टोरी है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसमें एक बच्चा है जो अपना एग्जाम पास करके अपने पिताजी को कहता है कि पापा, आपने मेरे को प्रॉमिस किया था कि फॉरेन ट्रिप पर ले जाएंगे इस गर्मी की छुट्टी में।
पिताजी कहते हैं हाँ मैंने कहा था कि जब आप 10 पॉइंट सीपीआई होता है ना, सीजीपीए और ये सब जो मार्किंग होते हैं, उसमें उन्होंने, पिताजी ने बोला कि अगर आप 10 लेके आओगे तो मैं आपको समर ट्रिप में लेके जाऊंगा फॉरेन में। तो बेटा कहता है पिताजी पापा मैं 9.6 तो लेके आया था, जो कि इतना करीब है, 10 के आसपास है। तो पिताजी कहते हैं कि इट डजंट मेक 10 बच्चे, ये 10 नहीं है, इट इज स्टिल 9.6। तो बेटा कहता है पापा यू आर सो मीन, आप कितना पर्सनल हो जाते हो इन सब चीजों को लेकर, कितना आप इस तरीके से सोचते हो, जबकि मैंने इतना अच्छा किया। तो पिताजी कहते हैं सो मीन टू लूजर, मतलब अपने बेटे को कहते हैं देखो मैं आपका ध्यान इसी ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आप थोड़ा इन वर्ड्स पर जरा ध्यान दीजिए, किस किस तरीके का वर्ड यूज किया जा रहा है इस एग्जाम्पल में। पिताजी कहते हैं अपने बच्चों को यू आर लूजर। लुक एट आदित्य, यहाँ पे फिर देखिए कंपैरिजन हो रहा है। लुक एट आदित्य, ही हैज सिक्योर्ड 10 पॉइंट्स थ्रू आउट। फिर बेटा कहता है बट हिज डैड लव्स हिम ऑलवेज एंड सपोर्ट हिम। वो कहता है देखो यहाँ भी कंपैरिजन हो रहा है। बच्चा कहता है कि आदित्य अपने पिताजी को और उसके पिताजी अपने बच्चे को बहुत प्रेम करते हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं। यू हेट मी डैड, वो अपने बच्चे को वो बच्चा कहता है कि आप मेरे से नफरत करते हैं। यू लव ओनली योर डॉटर नॉट मी, अगेन कंपैरिजन। वो बच्चा कहता है कि आप अपनी बेटी को प्रेम करते हैं, मुझे नहीं करते। फादर, दैट्स अनफेयर आफ्टर ऑल, आई हैव डन फॉर यू। पिताजी कहते हैं ये बिल्कुल गलत कह रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए भी बहुत किया है, मैंने अपना सारा सेविंग आपके पढ़ाई के ऊपर लगाया है। एंड अपने बच्चे को फिर कहते हैं डॉग से संबोधित करते हैं, आप देखिए कितना गलत वर्ड है। और गुस्से में आकर के वो अपने बेटे को एक चांटा लगा देते हैं। बच्चा फिर रोता है, चिल्लाता है और उस कहता है यू विल नेवर अंडरस्टैंड मी डैड, यानी कि देखो यहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट है। वो कहते हैं यू नेवर अंडरस्टैंड मी, नेवर, आई हेट यू एंड आई एम लिविंग होम राइट नाउ। वो बच्चा ऐसे बोल करके निकल रहा है। तो अब यहाँ पे एक केस है कि एज ए मदर, अगर आप मदर हैं तो इस डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करेंगे। और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करके अपने बेटे को और अपने हस्बैंड को कैसे मनाएंगे ताकि दोनों विन विन सिचुएशन में आ जाएं। तो हम आगे के स्लाइड में देखते हैं कि कैसे हमें करना है। जो मैंने स्टेप्स पिछले स्लाइड में बताया था, बस उसी को फ्रेमवर्क मान करके मैं इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। क्या कहता है, चूजिंग द कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। तो क्या हो सकता है कि मदर अपने हस्बैंड को और बेटे को किसी टेम्पल, किसी मॉल, किसी चाय पीने वाले जगह पे या कहीं भी पार्क में ले जा करके हम बैठ करके बात करेंगे, मतलब उस माहौल से हट करके दूसरे माहौल में जाएंगे। फिर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, हम तीनों साथ बैठेंगे एंड प्लान करेंगे वैकेशन, क्योंकि बच्चे का क्या डिमांड है, जिद है कि हमें वैकेशन पे जाना है, तो हम एक प्लान करेंगे वैकेशन के लिए। गेटिंग द फैक्ट्स, हम नोइंग हु सेड व्हाट, अब हम ये देखेंगे कौन क्या क्या कह रहा है, किसका किसका क्या क्या स्टेटमेंट है, कौन कौन सा वर्डिंग्स हैं, ये हम देखेंगे तीसरा स्टेप्स में। चौथे में एक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ पे 2 स्टेक होल्डर हैं, फादर एंड सन, उनको सुनेंगे, सब एक दूसरे को सुनेंगे। फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम नॉट द पर्सन। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या था, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बच्चे को समर वेकेशन में फॉरेन ट्रिप में जाना है, ये प्रॉब्लम है, वो पिताजी या बच्चा प्रॉब्लम नहीं है। फिर डिफ्यूजिंग मैनेजिंग एंगर, अब चूंकि दोनों बहुत गुस्से में हैं, पिताजी ने चांटा मार दिया, बच्चा कह रहा है कि यू हेट मी, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, तो इस सिचुएशन में हमें एंगर को मैनेज करना है। कैसे मैनेज करेंगे, बाय ऑफरिंग लव एंड कंसर्न, मदर के रूप में, चाहे जो भी थर्ड पर्सन वहां पे होते हैं, तो एक हमें लव हमें शो करना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा कि हम आपके लिए चिंतित हैं, हम दोनों के लिए चिंतित हैं। अवॉइडिंग कम्युनिकेशन ब्लॉकर्स, नॉट लेटिंग देम ब्लेम, एक दूसरे को जो ब्लेम हम कर रहे हैं कि आप मुझे कभी प्रेम नहीं करते, आप डॉटर को करते हो, कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप आदित्य को देखो, आदित्य ने थ्रू आउट 10th में
10 CPI उसने स्कोर किया, तो ये सब चीजें हमें अवॉइड करना है। एम्पैथी स्किल हमें देखना है, मेक देम नो यू फील देयर पेन, हमें उससे दिखाना है, बच्चे को और पिताजी को दिखाना है कि यस जो आप फील कर रहे हो मैं भी फील कर रहा हूं, मतलब एम्पैथी वाला स्किल हमें वहां दिखाना है। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करना है, कैसे, टेल देम हाउ बेटर द सिचुएशन कुड हैव बीन अवॉइडेड, स्टॉपिंग कंपैरिजन, अगर हम कंपैरिजन नहीं करते तो हम सिचुएशन को अवॉइड कर सकते थे। हमें ये देखना, इज सीपीआई मोर इंपॉर्टेंट देन सन्स वेलबींग, ये नंबर जो गेम होते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हमारे बच्चे का खुशी इंपॉर्टेंट है, इसी को कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। यानी कि जो आपके बिलीफ हैं, जो आपके थॉट चल रहे हैं, उसमें हमें रीफ्रेम करना है, रीस्ट्रक्चर करना है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट। आप अपने वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या यही मार्किंग के पीछे भाग रहे हैं। थर्ड स्टेप क्या कहता है, निगोशिएटिंग आउटकम्स, गोइंग आउट, स्टेइंग एट होम, गोइंग टू लद्दाख। तो आउटकम क्या है, चूंकि हमें फॉरेन ट्रिप में जाना है, तो अभी हम बोल सकते हैं कि चूंकि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो हम चलो फॉरेन ट्रिप ना होकर कहीं आसपास चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई मेंशन हियर लद्दाख। तो इस तरीके से हम आउटकम के ऊपर भी हम निगोशिएट कर सकते हैं कि भाई हो सकता है किसी के सामने अचानक से फाइनेंशियल इश्यूज आ सकता है, समय से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिला, काम से छुट्टी नहीं मिला, कोई और इंपॉर्टेंट घर का काम आ गया, तो हम बाहर ना जाकर के कहीं आसपास घूम के चले आते हैं। चूजिंग अ सोल्यूशन दैट वर्क्स फॉर एवरीबॉडी, लिव एट द होम विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, सेइंग सॉरी, हगिंग। उसके बाद हमें क्या करना है, एक दूसरे से ये सारा होने के बाद लास्ट में हमें, जब हम एक अग्रीमेंट पॉइंट पर आ जाते हैं, तो फिर हम एक दूसरे को सॉरी बोल करके, हगिंग बोल करके, या जो भी चॉकलेट का एक्सचेंज करके, या कुछ भी एक पास्ट में, जैसे फादर और सन का बहुत सा चीज होता है ना, पास्ट में चाइल्डहुड में क्या क्या पिताजी ने बच्चे के लिए किया, ये सब चीजें हम याद दिला करके ना, मतलब एक इमोशनल चीजें पिक्चर वहां पर ला करके हम एक दूसरे को फिर क्लोज करके डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल और एक्यूरेट तरीका है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का। हाँ, एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, प्री रिक्विजिट है कि आप रिजॉल्व करना चाहते हैं। अगर आप रिजॉल्व करना चाहेंगे तभी ये सारा स्टेप्स अप्लाई होंगे, अदरवाइज दुनिया का कोई भी टेक्निक, दुनिया का कोई भी चमत्कार कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर सकता। एक और एग्जाम्पल है, बट उतना टाइम नहीं है, तो इससे हम आज का सेशन खत्म करते हैं। आज का सेशन को हम रैप अप करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट में, कैसे हम किस किस एटीट्यूड, किस किस अप्रोच के साथ हम जाते हैं। किसी को कुछ कहना है? आपने पर्पस ऑफ लाइफ का सबसे पूछा था कि व्हाट इज अवर पर्पस ऑफ लाइफ, हाँ, है ना। तो आई थिंक पर्पस ऑफ लाइफ, मैं अगर अपनी बात करूं तो हैप्पीनेस है। मतलब आई वांट टू लिव माय ईच एंड एवरी मिनट, सेकंड